तो चलिए वेकअप जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वेकअप जिंदगी में वैसे तो हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जो अखबारों की सुर्खियां बनती है, लेकिन आज हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं जो अखबारों की सुर्खियों में नहीं है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 4:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुड़गांव, रेवाड़ी सहित हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र हरियाणा के बावल से करीब 13 किलोमीटर दूर था। इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई है। ट्विटर पर दिल्ली के काफी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस करने के बारे में लिखा है। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने तेज झटके महसूस किए। भूशास्त्रियों की माने तो उनके मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों से कई फॉल्ट लाइनें होकर गुजरती हैं। ये जिस तरह के फॉल्ट हैं उनमें रिक्टर स्केल पर 6 के आसपास की तीव्रता वाले भूकंप पैदा करने की क्षमता है। यानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ज्यादा से ज्यादा रिक्टर स्केल पर 6 के परिमाण का भूकंप का केंद्र हो सकता है। इसलिए दिल्ली को स्थानीय स्तर पर आने वाले किसी भूकंप से उतना खतरा नहीं है जितना कि हिमालय में आने वाले किसी भीषण भूकंप से। ये एक्चुअली आज सुबह आया था 4:28 को और आईएसटी टाइम पे। इसका मैग्नीट्यूड था 4.4 और ये आया था आपके राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे आया था। हाँ, 4:15 के आसपास, कुछ 4:20 4:15 के बीच का टाइम था। तब लाइन में बाहर खड़े थे, काफी देर से खड़े हैं, एटीएम में पैसे निकालने के लिए सब खड़े हैं यहाँ पे। तो लगा कुछ कहीं कहीं ट्रक व्रक गया हो या वाइब्रेशन आती है, उस टाइप की वाइब्रेशन यहाँ पे महसूस हुई थी हमें। दिल्ली में भी फील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा में ज्यादा है, बट यहाँ पे भी फील हुआ है और नेचर ने झटके दिए मोदी जी के साथ साथ, तो झटके आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन खबरों की जो आज न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनी है, यानी कि सुर्खियां बनी हैं। संसद में गहमा गहमी, मतलब बाहर ठंड और संसद में गहमा गहमी रही कल, क्योंकि कल राज्यसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और ऐसे में तमाम जो विपक्षी घटक दल हैं वो एक हो गए और सरकार को घेरने की कोशिश की नोटबंदी के मुद्दे पे। नोटबंदी के चलते 12 और लोगों को कल जो आंकड़ा आ रहा था उसमें 40 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और हम आपको बता दें कि कल एक 48 साल यानी कि 48 ईयर्स के एक सीनियर सिटीजन की भी मौत की खबर आई है, जो लाइन में 3 दिन से लग रहा था और 48 साल की उनकी उम्र थी और उनकी भी मौत हो गई। इसके अलावा एक खबर यह भी आ रही है कि किसान ने अपनी पूरे फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ आत्महत्या भी कर ली है। तो नोटबंदी को लेकर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। विपक्ष ने नोटबंदी पर सरकार को आड़े हाथों लिया। कल विपक्ष ने बुधवार को ये आरोप लगाया कि सरकार जो है वो आम जनता की सुध नहीं ले रही है और सिर्फ जो पूंजीपति है उनको मुनाफा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात जो पहले दिन से सामने आ रही है, जो विपक्ष लगातार बोल रहा है कि सरकार को पहले से ही पता था कि ऐसा फैसला होने जा रहा है। इसके अलावा सुषमा स्वराज की किडनी फेल, प्रत्यारोपण शीघ्र। सुषमा स्वराज की किडनी की भी ये खबर लगातार बन रही थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को कहा कि वो अपने एक गुर्दे के ट्रांसप्लांट के लिए एम्स में अपना चेकअप करा रही हैं और पिछले कुछ महीनों से वो अस्पताल में आना जाना कर रही हैं। हम आपको बता दें कि 64 साल की सुषमा स्वराज ने कहा है कि वो गुर्दे के फेल हो जाने का इलाज करा रही हैं। इसके अलावा सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर भी अपनी स्वास्थ्य की जानकारी दी है। इसके अलावा कल काफी गहमा गहमी रही इस विशेष शीतकालीन सत्र में। आनंद शर्मा जो कि कांग्रेस के मंत्री हैं हिमाचल के, उन्होंने भी ये आरोप लगाए। उन्होंने किसानों की बात सामने रखी और कहा कि राबी की फसल इसी दौरान बोई जाती है, तो ऐसे में किसानों को जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के आवास पर भी ममता बनर्जी कल पहुंची हैं। नोटों की कमी से परेशानियां बढ़ने के बीच संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र में कई विधेयक पेश होने हैं, लेकिन उससे पहले नोटबंदी पर सरकार और विपक्ष में दो हाथ के आसार हैं। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। आज नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष एक बार फिर सरकार की घेराबंदी कर सकता है। बीते दिन लोकसभा की कार्रवाई दिवंगत सांसद को श्रद्धांजलि के बाद स्थगित कर दी गई थी। ऐसे में आज नोटबंदी का मुद्दा जमकर उठेगा और जमकर उठने की संभावना भी है। राज्यसभा में बीते दिन जिस तरह विपक्ष ने तलख तेवर दिखाए, उससे यह साफ है कि विपक्ष सरकार को नोटबंदी के मुद्दे पर बख्शने को तैयार नहीं है।
उस पर सरकार की ओर से दी गई दलीलों का असर नहीं हुआ है। आज कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी और शिवसेना इस मुद्दे पर तीखे वार कर सकती है। गौरतलब है कि नोटबंदी को लेकर सियासी पारा उफान पर है। सरकार जहां इस फैसले को भ्रष्टाचार पर वार करार दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार के फैसले को जनता के साथ नाइंसाफी बताकर सरकार के कदम की आलोचना कर रही है। तो बुधवार को राज्यसभा में नोटबंदी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा नजर आया, तो सरकार फैसले को जायज बताने की दलीलें देती दिखी। राज्यसभा की कार्रवाई में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने नोटबंदी के मोदी सरकार के फैसले को नादिरशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दुनिया भर में भारत की छवि खराब हुई है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता ने कहा कि नोटबंदी से देश में अराजकता फैली हुई है और सबसे ज्यादा परेशानी किसानों और मजदूरों को हो रही है। आधे घंटे से ज्यादा के भाषण में आनंद शर्मा ने कई मुद्दे उठाकर पीएम पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने नोटबंदी पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि काले धन पर चोट होने से देश में पहली बार ईमानदारी का प्रमाण मिला है और ईमानदार का सम्मान हुआ है। गोयल के भाषण के बीच में ही मायावती ने बहस में प्रधानमंत्री को बुलाने की मांग की। अब सबकी नजरें आज लोकसभा की कार्रवाई पर है। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री विपक्षी दलों को नोटबंदी पर अपने तर्क से समझा पाएंगे। तो चलिए, आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अतुल सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का जो सत्र रहा, राज्यसभा का शीतकालीन सत्र रहा, काफी गहमा गहमी से भरा रहा। आज क्या लगता है, आज प्रधानमंत्री अपनी दलीलों से, अपनी बातों से विपक्ष को समझा पाएंगे? विपक्ष को समझाना तमन्ना इस समय बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो देश के हालात हैं नोटबंदी के बाद से, उसमें दिनों दिन जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, उसकी खबरें भी आप लगातार अखबारों में पढ़ ही रही हैं और चैनलों में लगातार वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि हालात दिनों दिन बेहद ख़राब हो रहे हैं। और काला धन की बात करते ज़रूर हैं प्रधानमंत्री, लेकिन तैयारी उनकी क्या है वो धीरे धीरे साफ साफ नज़र आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री विपक्ष को समझा पाएंगे ये तो असंभव है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के आगे आने वाले समय में एक लंबे अभियान की तैयारी में जुट चुका है। कल इसका एक आपने नमूना देखा कि किस तरह सारे के सारे विपक्षी दल, यहाँ तक कि जो शिवसेना है, भाजपा की जो सहयोगी पार्टी है, वो भी अब इसका खुल करके विरोध कर रही है और कह रही है कि मोदी ने कहीं ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो शोर मचाते रहे हैं, कहीं ये उल्टा उनके ऊपर ये वार पलट करके न पड़ जाए। जी, और जी तो जो हालत है अभी, आज की जो स्थिति है, उसमें लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में ही आज पूरे दिन यही मुद्दा छाया रहेगा। हो सकता है कि विपक्ष अपनी बात अगर कहते कहते वॉकआउट की स्थिति भी आ जाए कई बार, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे और आज देंगे कि नहीं देंगे, ये अभी आज की स्थिति शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा। जी, और एक बार आपको वो सुनाते हैं जो कल राज्यसभा में इस शीतकालीन सत्र के दौरान आनंद शर्मा ने, जो कांग्रेस नेता है हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने क्या कुछ कहा इस बारे में। आपकी नाक के नीचे से लोग जा रहे हैं, जिन पे पीएमएलए के केसेस हैं, उनको आप नहीं पकड़ते। आपकी सारी सरकारी तंत्र, आपका सारा शासन तंत्र मान्य उन लोगों के लिए है, लाभ उनको पहुंचाओ जो आपके मित्र हैं, चोट उनको पहुंचाओ जो आपसे सवाल करें। उपसभापति महोदय, एक गंभीर बात मैं सब माननीय सदस्यों के सामने लाना चाहता हूं। ये देश साझा है, हम सबका देश है। ये बात नहीं कि आप सरकार है तो भारत आपका हो गया, हम सरकार में थे तो देश हमारा था। जी, तो आपने सुना आनंद शर्मा किस तरह से आनंद शर्मा का कल का जो भाषण था और जो जिस तरह से उन्होंने तर्क रखे, वो वाकई अपने आप में ऐसा लगता है कि उन्होंने भाजपा को या उसकी सरकार को या
उसकी पूरी सरकार को ना कहें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के इस कदम को जिस तरह से उन्होंने लोगों के सामने रखा है, वो साफ तौर पे ये जाहिर है कि भाई कांग्रेस किसी भी हालत में इस मुद्दे पर उनका समर्थन नहीं करने जा रही है। कांग्रेस ही नहीं कि कोई भी विपक्ष। और आनंद शर्मा की बातों में पूरा तर्क है, बिल्कुल पूरे तर्क के साथ वो सामने आए हैं कि भाई कैसे आपने पहले भी डीमोनेटाइजेशन हुआ लेकिन कभी भी ऐसी अफरा तफरी की स्थिति नहीं पैदा हुई। लोग लंबी लंबी कतारों में सुबह से बिल्कुल लगे हुए हैं और बुजुर्गों की हालत ये है कि वो खड़े खड़े वहाँ पे बेहोश हो जा रहे हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, हालत इतनी ख़राब हो गई है। तो इससे साफ साफ सरकार की संवेदनशीलता पे सवाल उठता है कि ये कैसी सरकार है। संवेदनशीलता, उसी मुद्दे पर मैं आ रही थी। संवेदनशीलता एक बात है, हम सब चाहते हैं, शायद जितने भी भारतीय हैं, जितनी भी आम जनता है, सब चाहते हैं कि काले धन पर रोक लगे और जो काले धन इकट्ठा करके बैठे हैं उन्हें सामने लाया जाए। लेकिन जो संवेदनशीलता की बात है उससे सरकार कैसे आंखें मूंद सकती है? कितने 40 का आंकड़ा हो गया है जिन लोगों की मौत हुई है। अलग 48 साल का एक आदमी की मौत हो गई कल दिल्ली में ही, जो लाइन में 3 दिन से लग रहा था। उनको सरकार क्या जवाब देगी? आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में जो हालत है उसमें स्थिति अभी हाल फिलहाल में सुधरती हुई तो नजर नहीं आ रही है। अभी तो नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल अभी जब मैं भी अभी ऑफिस के लिए आ रही थी तो लंबी लाइन मैंने भी देखी है पीएनबी बैंक के बाहर। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इस फैसले के साथ नहीं है, लेकिन सभी का यही सवाल है कि जो चीजें, जो प्रबंध आप अभी कर रहे हैं वो आपने पहले क्यों नहीं किए? वो पहले किए जा सकते थे। एग्जीक्यूशन एक तरह से सही से नहीं हुआ। देश में सारे मुद्दे खत्म हो गए और अब एकमात्र यही मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है और आने वाला वक्त चुनावों का है, ये सब जानते हैं। मोदी जी भी जगह जगह जाकर के सभाएं भी कर रहे हैं और अपने इस फैसले पे कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी पूरे तल्खी वाले अंदाज में कह रहे हैं कि हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया और हमें 50 दिन की मोहलत दे दीजिए। वो सब ठीक है। काला धन को लेकर के कौन सा ऐसा देशवासी है जो कहेगा कि नहीं वो सही है? हर आदमी इसके समर्थन में है, लेकिन उसके तरीके होते हैं। इस तरह से जब आपने अपना एक रुख दिखाया है तो जाहिर सी बात है उसका चौतरफा विरोध भी होगा और उसके रिपरकशंस भी आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, बहुत बात है कि पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन एक संवेदनशीलता वो एक अलग चीज़ है और उससे कोई भी आंखें नहीं मूंद सकता, क्योंकि अगर आप पूंजीपतियों पर शिकंजा कस रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए कोई बिना वजह बलि ना चढ़ जाए। कितने लोग मर गए, कितने बच्चे मर गए जिनका इलाज नहीं हो पाया, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सरकार को समझने के लिए। सरकार पर विपक्ष के वार को टीएमसी नेता ममता बनर्जी के रुख से और धार मिल गई है। बीते दिन जहां ममता की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च किया और नोटबंदी पर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं आज ममता बनर्जी दिल्ली में आप नेता अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर रैली करेंगी। नोटबंदी के खिलाफ ये रैली आजादपुर मंडी से होगी और जहां ममता और केजरीवाल एक बार फिर नोटबंदी की वजह से जनता को हो रही परेशानी का मुद्दा बनाएंगे। हालांकि नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने का दावा जरूर कर रहा है। विपक्ष की कोशिश है कि 1 रैंक 1 पेंशन, नोटबंदी, सीमा पार आतंकवाद और सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर सरकार को सदन से सड़क तक घेरा जाए। हालांकि विपक्ष के राष्ट्रपति भवन तक निकाले गए मार्च में कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल नहीं हुए हैं, जो कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि विपक्ष में बीच में कहीं बिखराव जरूर है। 3-4 बात हम लोग कहा है। बात यह है कि कोई गवर्नमेंट हम लोग कोई ब्लैक मनी का खिलाफ में हम लोग पूरी है। ब्लैक मनी रोकना, रक्षा करने का हमारा काम नहीं है, लेकिन हम लोग ब्लैक मनी को मदद देने के लिए नहीं। लेकिन आज ये सरकार क्या किया, उसका कोई प्लानिंग नहीं बता के वो ब्लैक मनी जिसको है उसको सपोर्ट करके जो आम जनता है उसको फंसा दिया। वही अभी सफर कर रहा है। अभी एक आदमी इवन दो टैक्स पेयर्स है, उसको भी अभी क्यू में खड़ा होने पड़ता है। उसका जो रुपया बैंक में जमा है वो भी नहीं हो रहा है। हमने कहा पहले एटीएम का एक मीनिंग था कि ऑल टाइम मनी, और अभी बोलता है एटीएम आएगा तो अब मिलेगा, मिलता ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ। विदाउट एनी प्लानिंग जस्ट मोहम्मद बिन तुगलक का माफिक चेंज कर दिया। आज राजधानी इधर से उधर चलो, करेंसी इधर से उधर चलो, ऐसा परिस्थिति हो गया
कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, एक फाइनेंशियल कैलामिटीज हो गया, एक फाइनेंशियल इमरजेंसीज हो गया। हम लोगों ने मिलके, उमर जी ने बहुत बढ़िया बोला, मन ने बोला, अधिशु जी ने बोला, पूरा खुल कर बोला कि ये देखिए, पहले आप नॉर्मल सी रेस्टोर कीजिए, प्लानिंग कीजिए, मार्केट में पैसा अवेलेबल कीजिए, आम जनता को सहारा दीजिए, आम जनता को समर्थन दीजिए, और ब्लैक मनी के लिए आप प्लानिंग बनाइए। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, किस तरह से वो इसी फैसले को लेकर सरकार के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में थी। एक बार फिर से रुक करते हैं अतुल सिन्हा का। आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से सारे विपक्षी घटक दल जो है वो एक साथ आ गए हैं, आप पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना जो कि सहयोगी दल है, ये सब एक साथ देखे गए। अब राष्ट्रपति को उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है। क्या लगता है इसके कुछ, क्योंकि ये पार्टीज हैं, इनका ये कहना है कि आप इस फैसले को रोल बैक कर लीजिए, तो रोल बैक के तो उसमें नहीं दिखेगी सरकार। रोल बैक का तो ये तो मोदी के उसका प्रेस्टीज का सवाल है ना। और दूसरी चीज, रोल बैक तो होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन विपक्ष का काम है विरोध करना, और उसको मुद्दा बड़ा एक हाथ आया है तो वो इसको किसी भी हाथ से, किसी भी तरह हाथ से जाने नहीं देगी। और आने वाला जो वक्त है उसके लिए अब इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए। तो ममता बनर्जी का जो रुख है, क्योंकि वो बहुत ही मुखर नेता हैं, जिस तरह से वो बातें करती हैं, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांगली बातों को रख रही हैं, और वो चाहती हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट हो जाए। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, विपक्ष के अपने अपने उनकी सीमाएं हैं और अपने अपने कंट्राडिक्शंस हैं जो कि हमेशा उभर के सामने आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि इस पे उनको कहीं न कहीं किसी न किसी सीमा पर एक होना ही पड़ेगा, और वो हैं। भले ही वो साथ में मार्च में कुछ लोग आए हों, कुछ लोग ना आए हों, लेकिन इसका विरोध तो सब कर ही रहे हैं। रही बात रोल बैक की, तो रोल बैक के बारे में तो अभी संभावना लगती नहीं। हाँ, इसमें और क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के कोई जवाब विपक्ष को दे पाएं, या देश की जनता को ये समझा पाएं कि देखिए ठीक है, ये फैसला काले धन को रोकने के लिए हमने किया, लेकिन बड़े बड़े लोग अभी भी इसके जद से बाहर हैं, ऐसा लगता है। इस पूरे फैसले में कहीं भी वो लोग नजर नहीं आते। ठीक है, आप कहिए कुछ भी कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल। लेकिन हम अभी जब से नोटबंदी का मामला शुरू हुआ है, तब से विपक्ष जो है वो इसी बात पर घेरा है कि हमें काले धन से कोई दिक्कत नहीं है, आप काला धन वालों को पकड़िए, लेकिन हमें जिस तरह से आपने ये प्लान किया है उससे बहुत दिक्कत है। और सरकार लगातार ये चीज कह रही है कि जो, जैसे कि आपने कहा कि जो मगरमच्छ हैं वो बच जा रहे हैं, छोटी मछलियां जो हैं वो और आप सोचो ना, फिर ये सवाल अगर राहुल गांधी भी उठाते हैं या कांग्रेस के लोग भी उठाते हैं या आम जनता भी उठाती है कि आपने 1000 का तो बंद कर दिया और 2000 आपने शुरू कर दिया, तो वो काला धन रोकने का ये कौन सा तरीका है भाई? आप सोचो जी। और एक तो ये जो भी फैसला है कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, मोदी इसकी तैयारी जरूर कर रहे होंगे, लेकिन आम जनता पर इसे किस तरह से लादना है, थोपना है, या उसको इसके लिए कैसे मानसिक रूप से तैयार करना है, इसकी जरा भी तैयारी कहीं भी नजर नहीं आई। और ये लंबे समय तक अभी ये स्थिति चलेगी, और संसद के सत्र में तो अब कितने समय तक ये छाया रहेगा, आप देखिए। क्योंकि ये मुद्दा जो है वो आम आदमी से जुड़ा है, और इस कदर जुड़ा है कि इससे हर तरीके से वो अफेक्ट हो रहा है। तो आज भी समझ लीजिए कि संसद में हंगामा होगा और संसद में तूफान आना आज भी तय है। आप बने रहिए हमारे साथ। और नोटबंदी के फैसले को आज 9वां दिन है, लेकिन लोगों की मुश्किलें जस की तस हैं, वैसे ही मुश्किलें बढ़ रही हैं। एटीएम और बैंकों के आगे आम जनता अभी भी दिन गुजारने को मजबूर है। लोगों की जरूरतें ज्यादा हैं, लेकिन नोट कम पड़ जा रहे हैं। लिहाजा ना तो एटीएम और बैंकों से भीड़ कम हो रही है, ना ही लोगों की दिक्कतें कम हो रही हैं। उनकी दिक्कतों से लोगों को छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे, लेकिन 9 दिन से लगातार
दैनिक जरूरतों के लिए पैसे की कमी महसूस करने वालों की समस्या बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से ना तो एटीएम के आगे से लोग हट रहे हैं, ना ही कम इंतजाम की वजह से उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। कैश की किल्लत की वजह से कई जगह पर लोगों का सब्र भी जवाब देने लगा है। बुधवार को ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जो परेशान कर देने वाली थी। तस्वीरों को देख ये साफ हो जाता था कि लोगों का सब्र भी अब जवाब देने लगा है। कहीं सड़क पर सियासी संग्राम होता नजर आ रहा है तो कहीं महिलाएं आपस में भिड़ती नजर आ रही हैं। और हम आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग पार्टीज के लोग यहां पर आ जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ झड़प की तस्वीरें भी आई थी कल। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बैंक के बाहर लंबी कतारें हैं, औरतों के बीच में लड़ाई हो रही है और जाहिर सी बात है जो इंसान 3, 4, 5 दिनों से लगातार लाइन लगा के खड़ा है और उसके घर में काम है, अपना काम छोड़कर लाइन लगा के खड़ा है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। और नोट एक्सचेंज के लिए बुधवार को भी लोग परेशान होते दिखे। एक शख्स बेटी की शादी के लिए पैसा निकालने बैंक पहुंचा, लेकिन उसके घर पर मुसीबत का तूफान उस वक्त आया जब लाइन में लगे उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी थोड़ी देर बाद मौत हो गई। नोटबंदी की वजह से दिल दहलाने वाली खबर तेलंगाना से भी आई। यहां कथित तौर पर नोटबंदी के चलते एक किसान की जमीन का भाव गिर गया और उसने फ्यूचर की चिंता में परिवार समेत जहर खा लिया। आज नोटबंदी का 9वां दिन है और इन 9 दिन में देश के अलग अलग हिस्सों से 30 से ज्यादा मौतों की खबर आ चुकी है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं अतुल सिन्हा का। सब बातें एक तरफ, लेकिन ये सब सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि घर में शादी है लेकिन नोट नहीं है तो हार्ट अटैक आ गया। इससे सरकार क्या, इसका जब भी जवाब लेना चाहो तो सरकार यही कहती है कि हम जांच करेंगे या फिर हमारी संवेदनशीलता है, जो चला गया वो तो चला गया। बिल्कुल सही बात है कि इस समय जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, शादी का मौसम है, सबके घरों में सारी तैयारी हो चुकी है, किसानों वो अपने बीज को लेकर के परेशान है, फसलों को लेकर के। आनंद शर्मा ने ये बात भी कही कल कि भाई विदेशों में पूरे देश की छवि खराब हुई। ऐसा लगता है कि जैसे सारा देश काला बाजारियों का ही देश है। हाँ। तो ये जिस तरह से देश को प्रोजेक्ट किया गया इस एक छोटे से फैसले से, हालांकि छोटा सा लगता है फैसला, लेकिन है कितना बड़ा इसका रिपरकशन आप देखिए। क्योंकि पहले भी नोट बंद किए गए थे, इसके पहले भी, लेकिन कभी भी आज तक ना तो किसी को लाइन में इस तरह से लगने की जरूरत पड़ी और ना ही देश में कभी भी इस तरह का तूफान मचा। बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन जो इस तरह की मौतें हैं वो तो सुनियोजित तरीके से लगता है कि आपने जनता को इस तरह से परेशान कर रखा है। और इसका निश्चित रूप से आप देखेंगे कि खामियाजा आने वाले वक्त में सरकार को हो सकता है कि भुगतना पड़े अगर जल्दी ही हालात पे काबू नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल, और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, हम सभी ने ख्वाब देखा था, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन बाद आपको वैसा ही देश दिखेगा जैसा कि आप चाहते हैं। हम सबने वैसा ही देश का सपना देखा है। लेकिन 9 दिन में जब ये हालात हैं तो 50 दिन में क्या होंगे सपना देखा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि वैसा देश देखने के लिए किसी के पिता की मौत हो जाए, वैसा देश देखने के लिए किसी 1 साल के बच्चे की मौत हो जाए, इलाज नहीं मिल रहा इसलिए उसकी मौत हो जाए, पैसा होते हुए किसी का इलाज नहीं हो पा रहा। ये बहुत दर्दनाक सा लगता है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अपने पैसे के लिए सरकार से कि भाई हमारा पैसा हमें वापस दे दो। बिल्कुल, ये भी नहीं। इसके लिए बहुत इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि ये वाकई ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों के लिए सोचिए जिनका घर का कोई एक ही अर्निंग हैंड था, वो चला गया इस लाइन में लगते लगते। और जहां तक सवाल है कि लाइन अब कम होगी, तो जिस तरह से मौतें हो रही हैं वाकई लाइन कुछ दिनों में कम हो ही जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने से जहां एक और आम लोग परेशान है, एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन लगी पड़ी है, वहीं नोटबंदी के बाद कुछ सरकारी महकमों की चांदी हो गई है। यूपी में नगर निगम, पावर कॉर्पोरेशन जैसे तमाम विभाग हैं जहां अभी पुराने नोट स्वीकार किए जा रहे हैं। ऐसे में इन दफ्तरों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और लोग सालों का बकाया बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जमा कर रहे हैं। अचानक इन विभागों में बकाया की वसूली बढ़ गई है।
और हमारे साथ इसी खबर पर लखनऊ से अनामिका हमारी संवाददाता लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ। अनामिका, आपसे पूछना चाहेंगे, बिजली के बिल अब धड़ल्ले से जमा हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तमन्ना, सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल ही नहीं बल्कि हाउस टैक्स और वो तमाम खर्चे जो आमतौर पर जमा करने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है या फिर लोग मनमानी करते हैं, जमा नहीं करते हैं। हैरत इस बात की है कि 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद जिनके बकाए सालों से हैं और जो अब तक ये शिकायत कर रहे थे कि उनके बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है लिहाजा वो जमा नहीं करेंगे, वो सभी अपने बिल को जमा कर रहे हैं। और चूँकि डिपार्टमेंट्स में ये ऐलान किया गया है कि बिजली का बिल जमा करने के लिए 500 या 1000 के नोट जो होंगे वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, इसीलिए लोग अपने 500 और 1000 के पुराने जो नोट हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए कम से कम बिजली का जो बकाया है वो जमा कर रहे हैं। और यही वजह है कि लखनऊ में जहाँ जहाँ कहीं भी बिजली बिल जमा करने के लिए ऑफिसेज हैं वहाँ पे लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और बिजली विभाग ने ये खुद स्वीकार किया है कि इस दौरान जब पुराने नोट बंद कर दिए गए हैं 500-1000 के, इस बीच धड़ल्ले से लोग जमा कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के पास एक जो काफ़ी समय से लोग मनमानी कर रहे थे वो सारे पैसे धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां लोग नोट अपने बदलवाने के लिए बैंकों में लाइन लगा रहे हैं, एटीएम में लाइन लगवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना बकाया भर करके जमा करके कहीं ना कहीं अपने पुराने नोटों को इस्तेमाल करके अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। तमन्ना जी, अनामिका, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल आपकी संबंधित विभाग से बात हुई, बिजली विभाग से या फिर वाटर टैक्स विभाग से, कितना बकाया अब तक जमा हो चुका है? देखिए तमन्ना, आंकड़ों की अगर बात करें तो फिलहाल ये जो बकाये हैं वो करोड़ों में जा पहुंचा है। अब तक लखनऊ की अगर बात की जाए तो हाउस टैक्स हो या फिर बिजली का बिल हो या फिर तमाम और भी जो खर्चे होते हैं उसको लेकर के अब तक ये माना जा रहा था कि लाखों में ये खर्च जाएगा। क्योंकि जिस तरह से 500-1000 की नोटबंदी हुई थी इसके बाद ये इसके भुगतान में दिक्कत थोड़ी आई थी, लेकिन जैसे ही सरकार की ओर से ये ऐलान किया गया कि हॉस्पिटल से लेकर के कम से कम बिजली विभाग और पेट्रोल पंप है वहाँ पर पुराने नोट इस्तेमाल किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे, तब से बिजली का बिल जमा करने में ज़्यादा लोगों को सहूलियत दिखाई दे रही है। एक केस स्टडी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपको। पड़ोस में हमारे ऑफिस के ठीक बगल में एक ऑफिस है जहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। वहाँ पे जो बिजली का बिल था वो 3 लाख रुपए आया था। उनकी शिकायत थी कि जो उनका बिजली का बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। काफ़ी सालों से वो अपनी बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे थे, करीब 8 साल हो गए थे और अब उनकी बिजली का बिल करीब 28-29 लाख रुपए हो गए थे। जैसे ही इस तरह का ऐलान हुआ, ठीक वैसे ही करीब 32 लाख रुपए का भुगतान उस ऑफिस ने किया है, ये जानते हुए भी कि जो बिजली का जो बिल है उनका वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, कई चार्जेस उसमें लगाए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके अपने ब्लैक पैसे को, या फिर अगर ब्लैक ना भी हो वो, तो जिस तरह से उनके पास एक मुश्त 1000 या 500 की नोट है जो इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, उसका कहीं ना कहीं बेजा इस्तेमाल ना हो और एक उनका काम खत्म हो जाए, इस लिहाज से उन्होंने एक बड़ी रकम को जमा कर दिया है। और कुछ ऐसे ही 500-1000 की नोटबंदी के बाद कुछ ऐसे ही जो फ़र्क है, जो असर है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दिखाई दे रहे हैं। ये और बात है कि जहाँ पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए था वाकई में वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जिस तरह से सरकार की ओर से ये ऐलान किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में ही या सरकारी हॉस्पिटल्स के मेडिकल स्टोर में 500-1000 के नोट इस्तेमाल किए जाएंगे या एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक दूसरी ओर जो निजी अस्पताल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बाहर मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे 500-1000 के नोट एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो दो इसके अर्थ दिखाई दे रहे हैं, फ़र्क दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एक तरफ तो लोग अपने मनमाने बिल को भी जमा करने से नहीं चूक रहे हैं 500-1000 के नोट के इस्तेमाल के लिए, वहीं दूसरी ओर जहाँ पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए था, जहाँ पे लोग इलाज करवाने आ रहे हैं, जहाँ पे लोग दवाइयाँ खरीदने आ रहे हैं, उनके नोट एक्सेप्ट होने चाहिए थे, वहाँ पे ये नोट एक्सेप्ट नहीं हो रहे और वहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो 500-1000 की नोटबंदी की वजह से अलग अलग वर्ग के लोगों के पास अलग अलग समस्याएं भी उभर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार से ऊपर आते हैं वो लोग कहीं ना कहीं इस 500-1000 के नोट के इस्तेमाल को बेजा तरीके से कर रहे हैं ताकि जो उनके पैसे हैं वो सही जगह इस्तेमाल हो जाए। जी, अनामिका, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल से स्याही लगना शुरू हुई है उंगली पर ताकि लोग बार बार लाइन पर ना लगें, तो ऐसे में लाइन कुछ कम हुई है बैंक के बाहर? देखिए, कल जिस तरह से कल देर रात तक हमने जो मुआयना किया था लखनऊ के जो पॉश इलाके के जो एटीएम्स है वहाँ पे हम गए थे और बैंकों के पास लाइन देखी थी,
थोड़ा बहुत फर्क तो आया है, क्योंकि जिस तरह से लोग सुबह 8 बजे ही से ही लाइन लगाना शुरू कर दे रहे थे, कुछ जो दूर दराज से आते हैं वो 5 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर दे रहे थे। दिक्कत ये हो रही थी कि एक व्यक्ति जिसको पैसे जमा करने हैं या जिसके पैसे बदलवाने हैं, जिसका खर्च 2,500 में नहीं चल सकता है, वो एक ही लाइन में 3 बार आके लग रहा था अपने पैसे वापस करने के लिए या अपने नोट बदलवाने के लिए। स्याही लगाने के बाद एक सहूलियत ये जरूर हो गई है कि एक व्यक्ति एक लाइन में सिर्फ एक ही बार लग सकता है, अगली बार उसे मौका नहीं मिलेगा। तो इससे थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन ये राहत बहुत ही छोटी राहत है तमन्ना, क्योंकि लोगों की जो लाइनें हैं वो काफी लंबी हैं और जिस तरह से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें हैं, स्कूल की फीस है, दूध वाले का है खर्च, बच्चों के आमतौर पर बिल्कुल अनामिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूरतें ज्यादा हैं और पैसे कम है, ऐसे में जो स्याही वाला जो तरीका सरकार ने निकाला है वो हो सकता है कि कुछ हद तक कारगर साबित हो, लेकिन लंबे समय तक ये भी जहां तक हमें लगता है कि कारगर साबित होने वाला नहीं है। लखनऊ में बुधवार को डायल 100 के कार्यों में लेकर पुलिस अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक हुई। डायल 100 की इस समीक्षा बैठक में इसे और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। इसको लेकर पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने निर्देश दिए और लापरवाही बरतने पर अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इस दौरान डायल 100 से जुड़े पुलिस कर्मियों को वाहन और उसके उपकरणों संबंधी खास ट्रेनिंग भी दी गई है। समीक्षा बैठक में डायल 100 के अब तक के कार्यों की समीक्षा की गई है। इसमें डायल 100 के रिस्पांस टाइम को लेकर भी चर्चा हुई, साथ ही अब तक जो दिक्कतें आई हैं उस पर भी अधिकारियों ने बात की है। बैठक में लखनऊ रेंज के डीआईजी प्रवीण कुमार त्रिपाठी और एसएसपी मंजिल सैनी सहित तमाम पुलिस अधिकारी और उनके मातहत मौजूद रहे। आपको बता दें कि 19 नवंबर को सीएम अखिलेश यादव डायल 100 परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर पुलिस अधिकारियों की मैराथन तैयारी जारी है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 19 तारीख को इसका पूरा जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। तो उसकी तैयारी की समीक्षा के बेसिस पे आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। जो हमारे स्टाफ है उनकी क्या तैयारी है, उनकी ब्रीफिंग है, उनके दिमाग में अभी भी फाइनल स्टेज पर अगर कुछ शंकाएं हैं तो उसको आज निवारित किया गया है और बहुत अच्छी तरीके से इनकी तैयारियां हुई हैं। 2 दिन का समय है तो ये लोग लगातार अपने को तैयार कर रहे हैं ताकि 19 तारीख के इस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के बाद ये लोग अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरीके से करें। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं लखनऊ का। हमारे संवाददाता अनामिका लाइव जुड़ चुकी हैं। अनामिका, जो समीक्षा की गई है क्या कुछ निकल कर आया है और आगे की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से हो रही हैं? देखिए तमन्ना, डायल 100 जो योजना है वो सरकार की, यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है अखिलेश यादव का, क्योंकि लगातार यूपी सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के मामले में सरकार हमेशा से ही नाकाम रही है और यही वजह है कि पुलिस के क्विक रिस्पांस के लिए यूपी सरकार ने डायल 100 योजना की शुरुआत करने का प्लान किया था। हालांकि 19 नवंबर को सीएम अखिलेश यादव इस योजना का शुभारंभ करेंगे। डायल 100 योजना के लिए अगर बात करें तमन्ना, तो लखनऊ के शहीद पथ पे एक बड़ा सा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जहां पे एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर है। पूरे प्रदेश में ये माना जा रहा है कि अगर आप डायल 100 या 100 नंबर डायल करते हैं अपने फ़ोन से तो आपका फ़ोन एक बार में रिसीव होगा, 1 घंटे पे रिसीव होगा। आपसे घटना की पूरी जानकारी ली जाएगी कि आपके साथ घटना क्या हुई है, लोकेशन क्या है आपकी, आपके आसपास का थाना कौन सा है। ये तमाम जानकारियाँ लेने के बाद आपके नज़दीकी थाने पर इन्फॉर्म किया जाएगा और आपके पास पुलिस की जो वैन है, पुलिस की जो गाड़ी है, वो आपके पास ठीक 15 मिनट के अंदर पहुँच जाएगी। तो पुलिस के क्विक रिस्पॉन्स के लिए यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से इस पर काम चल रहा था। पिछले दिनों सीएम अखिलेश यादव ने इसका लोगो भी लॉन्च किया था और जो वहाँ पे लड़कियाँ यानी कि जो कॉल सेंटर्स में जो डायल 100 की जो कॉल एग्जीक्यूटिव होंगी वो उनको अब तक ट्रेंड किया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी, यूनिफॉर्म दिया जा रहा था, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही थी उनकी, वो ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है अब। और 19 नवंबर को अखिलेश यादव इस योजना का शुभारंभ करेंगे और जाहिर तौर पर चुनाव नज़दीक है तमन्ना। ऐसे में यूपी सरकार चूंकि रथ यात्रा निकाल रही है, उन्हें जवाब देना है जनता के सवालों का। ऐसे में डायल 100 योजना का शुभारंभ करके अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो मेगा प्रोजेक्ट है अखिलेश यादव का, इसके जरिए कम से कम यूपी सरकार ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। चलिए अनामिका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनामिका हमारी संवाददाता लाइव जुड़ी हुई थी हमारे साथ लखनऊ से, जहां पर डायल 100 को लेकर एक समीक्षा हुई और अब इसकी तैयारियां शुरू की गई हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक से बना। और अब सीधा रुख करते हैं झारखंड की ओर, जहां से अहम खबरों के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ज्ञान रंजन। क्या क्या खबरें हैं?
जी देखिए, अगर झारखंड के बड़े खबरों की बात की जाए तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 25 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में राज्य सरकार 18 नवंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के भीतर पेश करेगी। इसके अलावा कई विधेयक भी आने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो विधेयक आना है, जिस पर बुधवार की कैबिनेट में अप्रूवल भी हो गया है, वो विधेयक है सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का, जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है राज्य के भीतर। तो राज्य सरकार ने बुधवार को कैबिनेट में इसे अप्रूव कर दिया है और जिसे इसी चलते सत्र में इस विधेयक को सदन में लाना है। तो कह सकते हैं कि जो स्थिति है, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर, तो विधानसभा का जो सत्र आज से शुरू होने जा रहा है वो काफी हंगामेदार होगा। दूसरी बड़ी खबर की बात अगर की जाए तो कांग्रेस के द्वारा, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा विधानसभा के सत्र शुरू होने के साथ ही आज विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम रखा गया है और मामला फिर वही है, सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का मामला। इसके अलावा बरकागांव, गोला और खूंटी में जो गोलीकांड हुए थे, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज विधानसभा का घेराव किया जा रहा है और इस घेराव को लेकर प्रशासन भी काफी मुस्तैद है, क्योंकि बिरसा चौक के पास ही जो घेराव करने जाएंगे विधानसभा का, उन्हें रोका जाएगा। हो सकता है कि जिस तरह से माहौल बन रहा है तो कोई बड़ी घटना भी ना हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों के लिए। और वहीं दूसरी तरफ आज शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की पुण्यतिथि है। आज पूरा ठाकरे परिवार मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित स्मृति स्थल पर जाएगा। राज ठाकरे के भी आने की संभावना जताई जा रही है। काफी दिनों बाद दोनों भाई फिर से एक साथ दिख सकते हैं। नोटबंदी को लेकर अभी तक राज ठाकरे ने चुप्पी साध रखी है। आज नोटबंदी को लेकर राज ठाकरे बयान दे सकते हैं। और इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दिवाकर सीधे मुंबई से। दिवाकर, क्या प्रोग्राम है पूरा आज का? देखिए, आज करीब 11 बजे के आसपास जो है ठाकरे परिवार जो है वो दादर स्थित जो बाला साहेब ठाकरे की स्मृति बनाई गई है वहां पे पहुंचेगा और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर राज ठाकरे के आने की संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि हर साल वो आते रहे हैं, लेकिन इन सालों में जिस तरह की चीजें बदली है, दोनों पार्टियों के बीच में मनमुटाव देखने को मिला है और खासकर उद्धव और राज ठाकरे के विचारों के जिस तरह के मतभेद हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई रही कि राज ठाकरे इस बार भी आएंगे और जिस तरह से देश में अभी तक माहौल बना हुआ है, चाहे नोटबंदी को लेकर हो या फिर आने वाले बीएमसी इलेक्शन को लेकर, इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि नोटबंदी को लेकर अभी राज ठाकरे की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, बीएमसी इलेक्शन को लेकर कुछ दिन पहले राज ठाकरे जो है उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे और ये उस समय मिलने गए थे जब बीजेपी जो है अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही थी। तो ये खबरें आ रही थी कि दोनों पार्टियां इस बार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे बीएमसी का। तो कहीं ना कहीं इन जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनको इस तरह से एक मंच पर जब मिलते हैं तो चर्चा जरूर होती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और आज के दिन जब दोनों मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है और साथ ही साथ चलिए दिवाकर, बहुत बने रहिए हमारे साथ। आज टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग है। साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद बोर्ड की ये पहली मीटिंग है। ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे सहयोगी दिवाकर मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या क्या फैसले आज लिए जा सकते हैं मीटिंग में? देखिए, ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि साइरस मिस्त्री के हटाए जाने के बाद जो है जो बोर्ड की मीटिंग है वो पहली बार हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें कई मामलों और कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। पहला ये कि अगला चेयरमैन कौन होगा टाटा सन्स का, क्योंकि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स और टाटा ग्लोबल दोनों से हटा दिया गया है। और दूसरा, जो इस तरह से साइरस मिस्त्री ने केस किया है इस फैसले के खिलाफ, उस पर रणनीति तय हो सकती है, उस पर कानूनी टीम से टाटा सन्स जो है सलाह ले सकती है कि किस तरह उस पर आगे बढ़ना है और किस तरह से साइरस मिस्त्री को जवाब देना है। हालांकि जो जनता है और मीडिया है वो साइरस मिस्त्री के खिलाफ जरूर हो चुकी, क्योंकि उनके गार्ड ने जिस तरह से मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की थी टाटा हाउस के सामने, उसके बाद ये जरूर कहा जा रहा है कि साइरस मिस्त्री के खिलाफ जो है वो जो है काफी लामबंदी हो चुकी है, लोग विरोध में हैं उनके। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग के कई मायने हैं और कहीं ना कहीं जो एक बोर्ड कमेटी बनाई चलिए दिवाकर, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। शीना बोरा हत्याकांड में आज तीनों आरोपी
इंद्रानी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना पर आरोप तय होंगे। मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट आरोप तय करेगी। कल ही बुधवार को मुंबई हाई कोर्ट ने पीटर मुखर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। और इस खबर पर अपडेट के साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी दिवाकर मुंबई से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आज क्या कुछ हो सकता है? देखिए, इस मामले में जो है आरोप तय करने की प्रक्रिया करीब 1 महीने पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी। 1 महीने से मामला लगातार टलता रहा है। कहीं पीटर मुखर्जी ने अपनी जमानत अर्जी दे रखी थी, तो कहीं संजीव खन्ना ने उस स्टेटमेंट की मांग की थी जो ड्राइवर ने दिया था और साथ ही साथ अन्य गवाहों ने दिया था, तो जिसके चलते ये पूरा मामला टलता जा रहा था। लेकिन कल जो है मुंबई हाई कोर्ट ने पीटर मुखर्जी की जो जमानत अर्जी थी उसे खारिज कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो है जो सारी मुश्किलें थी वो दूर हो गई हैं और आज ट्रायल कोर्ट इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों पर तय करेगा। और सबसे ज्यादा जो मुश्किल पड़ी है, सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है, 1 चार्जशीट और 2 पूरक चार्जशीट, तो उन तीनों चार्जशीटों को मिला के देखें तो जो पीटर मुखर्जी पहले ये कहते नजर आ रहे थे कि उन्हें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन सीबीआई ने अपनी आखिरी चार्जशीट में जिस तरह से जिक्र किया है कि पीटर मुखर्जी को जब शीना बोरा का 100 ठिकाने लगाए जाने की योजना इंद्रानी बना रही थी तो पीटर मुखर्जी को सारी जानकारी दे रही थी। तो कहीं ना कहीं पीटर मुखर्जी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि चार्जशीट में जो कहीं ना कहीं उनका जिक्र बहुत ज्यादा आया है, क्योंकि लगातार वो गुमराह करते आ रहे थे और सीबीआई की जांच में ये साबित हुआ और इसी बेस पर सीबीआई ने 19 नवंबर 2015 को उनको गिरफ्तार भी किया था। तो कहीं ना कहीं जी दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आज आरोप तय हो सकते हैं शीना बोरा हत्याकांड से जुड़े 3 आरोपियों पर।